स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूखे भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन की हमारे प्रमोटर हैं और हमारी सीनियर फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गरिमा बिष्ट जी उपस्थित है, सीनियर हमारी फैकल्टी है वो, और समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर है, उनका स्वागत है। तो हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के माध्यम से इसके प्रसारित होने पर इसे देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी उन्नति प्राप्त हुई है। खेमका सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो हैं। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं सेमेस्टर 3 पर, चाइनीज पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और हम लोग आज ट्रेटाइज 3 पर चर्चा करेंगे 2 मेरिडियन पर। वो हमारी है, एक तो 5D जिसको बोलते हैं फाइबर वाली, और दूसरी हमारी है फैट डी। तो हम लोग पहले चर्चा करेंगे 5D पर। सर्वप्रथम सर को प्रणाम करते हुए सभी साथियों का क्लास में स्वागत। तो आज जैसा कि सर ने बताया, सर्वप्रथम हमारी 2 मेरिडियंस हैं आज। एक तो हमारी फैटी है और एक हमारी फाइब्रोइड है। तो टोटल 3 है।
फैटी मेरिडियन। फैट डिजनरेशन, इसका नाम है फैट डिजनरेशन मेरिडियन। बुक में निकाल। फाइब्रॉइड वाला पहले। चैप्टर नंबर सर, पहले फाइब्रॉइड लेना है। हाँ फाइब्रॉइड। ठीक है सर, हम फाइब्रॉइड डिजनरेशन मेरिडियन पर चर्चा करते हैं। पहले चैप्टर नंबर 9। फाइब्रॉइड डिजनरेशन मेरिडियन। फाइब्रॉइड डिजनरेशन मेरिडियन का एक और नाम है फाइब्रॉइड डिजनरेशन मेरिडियन या फिर इंटरस्टिशियल डिजनरेशन वेसल, या इसको फाइब्रॉइड डी मेरिडियन भी बोलते हैं। 5 पॉइंट्स होते हैं इसमें। तो फाइब्रॉइड डिजनरेशन के बारे में समझ लेते हैं पहले कि क्या होता है ये। 2 सेल होते हैं, हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, तो 2 सेल के बीच में कनेक्टेड टिश्यूज होते हैं। अगर उसमें रेशे नहीं होते हैं तो ताकत नहीं रहती है। अगर उनमें रेशे जो होते हैं हल्के हल्के से, तो ताकत नहीं रहती है, तो उसमें डिजनरेशन होने लगेगा। उसे ही फाइब्रॉइड डिजनरेशन कहते हैं। जो रेशे होते हैं उसे ही फाइब्रॉइड बोलते हैं, और अगर वो रेशे कम होने लगते हैं तो ताकत नहीं होती है, तो उसे ही फाइब्रॉइड डिजनरेशन कहते हैं। इंटरस्टिशियल डिजनरेशन का क्या मतलब होता है? इंटरस्टिशियल का मतलब होता है कि किसी भी ऊतक या ऑर्गन में जो खाली स्थान होता है, जो गैप होता है, उसे इंटरस्टिशियल बोलते हैं। तो अगर वो जो गैप होता है, खाली स्थान होता है, एक तो जैसे 2 सेल हैं, 2 सेल के बीच में जो खाली स्थान होता है उसे इंटर बोलेंगे, और अंदर होता है वो इंट्रा। तो ऐसे में बीच में जो होगा है उसमें इंटर बोलेंगे। तो फाइब्रॉइड डिजनरेशन मेरिडियन हमारी जो होती है, ये फाइब्रॉइड्स का ही ट्रीटमेंट नहीं करती है सिर्फ, ये हमारे जो टिश्यूज होते हैं उनकी इरेगुलरिटी होती है, उसका भी ट्रीटमेंट करती है। कभी-कभी जैसे हम फल सब्जी देखते हैं, फल सब्जी में बहुत ज़्यादा पक जाता है, तो जैसे तोरई होती है, बहुत ज़्यादा पक जाती है, तो उसमें रेशे पड़ जाते हैं, तो वो खाने लायक नहीं रहती, बहुत हार्ड हो जाती है। तो ऐसे ही टिश्यू में फाइब्रस अगर बहुत ज़्यादा भी हो जाते हैं, तो उसको भी वो भी कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो अगर इंटरस्टिशियल डिजनरेशन, तो इसका मतलब है जो बीच में जो खाली जगह होती है, रिक्त स्थान होता है, उसे आकाश बोलते हैं। तो जब इस स्थान में कोई दूसरा ऊतक आकर भर जाता है, तो उसे ही हम इंटरस्टिशियल डिजनरेशन कहते हैं। फिर है बुक में आते हैं, यह मेरिडियन पैर के थर्ड टो के नाखून के पास में टिबियल साइड से प्रारंभ होकर पैर के डोरसम तक जाती है। तो सर इसका पहले वो देख लें चित्र, इसका एक बार लोकेशन, पेज नंबर 70 जी सर। तो ये हमारी थर्ड टो है। फर्स्ट टो हमारी थंब होती है, बिग टो होता है, उसके बाद सेकंड टो, थर्ड टो में ये टिबियल साइड से प्रारंभ होती है। ये टिबियल साइड से प्रारंभ होकर पांव के डोरसम तक जाती है। तो ये नाखून के पास हमारा फाइब्रॉइड D1 है। फिर हमारा पित्त जॉइंट के दोनों जो गड्ढे आते हैं दोनों तरफ, हड्डी के दोनों तरफ जो एक आता है, वहाँ पे फाइब्रॉइड D1B जो CMP पॉइंट है। फिर दूसरा CMP पॉइंट है इसका फाइब्रॉइड D1C, ये भी हमारा CMP पॉइंट है। फिर पित्त जॉइंट जो कफ जॉइंट है, कफ जॉइंट के ऊपर और नीचे जो पॉइंट है वो है फाइब्रॉइड D2 और फाइब्रॉइड D3। तो ये हमारे मेरिडियन में 5 बिंदु इस तरह से हैं। इसमें आप लोग जो देख रहे हो, पहले इसको समझ लें थोड़ा सा बढ़िया से। देखिए फाइबर, ये लेटेस्ट जो स्टडी आ रही है वो ये कह रहे हैं कि फाइबर जो है, ये फाइब्रॉइड माने फाइबर, तो फाइबर, और देखिए इसके बगल में जगह खाली है तो उसमें तुरंत आ जाएगा स्किन। कई फाइबर मिलकर स्किन बनाते हैं, तो इसी के बगल में स्किन आ जाएगी। और जब कई स्किन बना करके फैट बना देते हैं तो उसके बगल में फैट आ जाएगा। तो तीनों एक तरफ एक सीध में है। पहले आपका फाइबर, उसके बगल में एक लेयर बनी, घर में मैडम देख रही है, दूसरी लेयर, दूसरी जगह खाली है पैर में। समझाने के लिए कह रहा हूँ, बाद में जी सर, दिख रहा है। याद नहीं करना पड़ेगा, घर में है नहीं। तो दूसरी जगह जो खाली है उसमें बनेगा स्किन, और उसके बगल में जाएगा फैट। तो एक सिद्धांत में है पूरे, पहले फाइबर, फिर उसके बाद स्किन, और उसके बगल में फैट, तीनों एक साथ में है। तो ये लगाने में जो कोई पॉइंट आता है, क्योंकि ऐसे हम लोग याद करते रहते हैं,
अब तुरंत एक बार फाइबर मालूम हो गया तो स्किन और उसके बगल में फैट। ठीक, चलिए। हम्म, अनुतु मैम। सॉरी सर, मेरा बंद था, सॉरी म्यूट था। जी सर। तो इस मेरिडियन में 5 बिंदु होते हैं, दोनों तरफ बाइलेटरल होती है ये। अब इसकी विशेषताओं पे आते हैं। दिस मेरिडियन ट्रीट्स फाइब्रोइड डिजनरेशन व्हिच इंक्लूड्स, फाइब्रोइड डिजनरेशन के लिए काम में आती है, जिसमें सबसे पहला है फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस का मतलब होता है तंतुओं के बढ़ने से कड़ापन आना, यानी कि थिकनिंग या स्कारिंग ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज में जख्म होना, घाव हो जाते हैं टिश्यूज में, जैसे कि लंग्स में हो जाते हैं, लिवर में हो जाते हैं, हार्ट में, बोन मैरो में थिकनिंग हो जाती है। या इसमें जैसे कि स्किन फाइब्रोसिस हो जाती है और इंजरी हो जाती है उसमें। फिर जॉइंट फाइब्रोसिस होते हैं, इसमें टेंडन फाइब्रोसिस होते हैं, इसमें शोल्डर जॉइंट में फाइब्रोसिस होते हैं, जिसको कि फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। इस तरह से जो फाइब्रोसिस होते हैं, तो उसके लिए हम इस मेडिसिन को यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा इसमें हाँ, फैटी लिवर भी हो जाता है। फैटी लिवर कैसे होता है? जैसे नॉर्मल लिवर होता है, लिवर लंबे समय तक रह जाता है, उसमें डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है और लंबे समय तक दिक्कत आने लग जाती है, तो वो लिवर ये फैटी लिवर में कन्वर्ट हो जाता है। और फैटी लिवर लंबे समय तक रह जाता है तो फाइब्रोसिस हो जाता है। और फाइब्रोसिस अगर के बाद में वो जब सबसे खराब कंडीशन होती है वो सिरोसिस होती है। तो हम इसमें सिरोसिस सबसे खराब कंडीशन होती है। इसी तरह से टेंडस फाइब्रोसिस में फिंगर्स को हम मूव नहीं कर पाते हैं, टेंडन्स उसके हार्ड हो जाते हैं। तो ये फाइब्रोसिस है। फिर है सिरोसिस। सिरोसिस यानी कि अधितंतु रुजा कनेक्टिव टिश्यूज के बढ़ने से कड़ापन आना, यानी कि लिवर अगर खराब हो जाता है तो इसे हेपेटिक सिरोसिस कहते हैं। लिवर डैमेज होने के कारण किडनी, हार्ट और बाकी सारे ऑर्गन्स में डैमेज होने लग जाते हैं। नेक्स्ट है स्टेनोसिस, संकुचन, सिकुड़ना। ये प्रोड्यूस बाय क्रॉनिक इन्फ्लामेशन विदाउट कंप्रेशन, बिना दबाव के ज्वाइंट पिनाह के द्वारा संकुचन होना। स्टेनोसिस का मतलब होता है जगह कम पड़ जाना, सिकुड़ जाना, नैरो होना। जैसे कि स्पाइनल स्टेनोसिस हो जाता है। और इसी तरह से एओर्टिक वॉल स्टेनोसिस हो जाता है। पाइलोरस में हो जाता है, पाइलोरिक स्टेनोसिस बोलते हैं उसे। साइटिका स्टेनोसिस। इस तरह से अलग अलग स्टेनोसिस हो जाते हैं, जहाँ पे जगह कम पड़ जाती है तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट है स्ट्रिक्चर। स्ट्रिक्चर बहुत ज्यादा सिकुड़न। तो स्टेनोसिस और स्ट्रिक्चर ये दोनों की दोनों एबनॉर्मल नैरोइंग होती है, मतलब जरूरत से ज्यादा नैरो हो जाना पैसेज का। जैसे कि दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक पाइप है, पाइप में से पानी जा रहा है और पाइप में हम पाइप में पानी जा रहा है, पाइप में अंदर कुछ कचरा आ गया तो पानी रुक गया, पानी नहीं आ पा रहा, तो वो स्टेनोसिस, वो कंडीशन स्टेनोसिस कहलाएगी। लेकिन अगर हम पाइप में पानी जा रहा है, पाइप दे रहे हैं और बाहर से अगर किसी ने पाँव रख दिया या कुछ कोई भी रुकावट आ गई उसमें बाहर से, ऊपर से दब गया वो, और तब जो रुकावट होती है उसको हम स्ट्रिक्चर बोलते हैं। अगर वो तो इसीलिए पानी फ्लो नहीं हो पाएगा तो वो कंडीशन स्ट्रिक्चर कहलाएगी। तो इंटरनल नैरो होता है तो वो स्टेनोसिस होता है, और एक्सटर्नल नैरो होता है तो वो स्ट्रिक्चर कहलाता है। फिर है बेनाइन ट्यूमर ऑफ द कनेक्टिव एंड इंटरस्टिशियल टिश्यूज या गांठ। बेनाइन का अर्थ है नॉन मैलिग्नेंट, यानी कि कैंसर नहीं होना, मतलब कैंसर की नॉन मैलिग्नेंट, कैंसर नहीं होना, इसको बोलते हैं बेनाइन ट्यूमर। ट्यूमर होता है लेकिन वो कैंसर लेस होता है, कैंसर नहीं होते हैं। फिर नेक्स्ट है इसमें 6 नंबर है, एक पॉलिप्स भी आएगा इसमें। पॉलिप्स, पॉलिप्स का मतलब होता है स्किन ग्रोथ हो जाती है इन विच शॉर्ट स्टॉक्स स्टिक्स आउट, मतलब छोटे छोटे से स्टॉक्स बाहर की तरफ आ जाते हैं, उसे हम स्किन क्रैक भी बोलते हैं। ये हमारा कैंसरस हो सकता है। फिर है पेपिलोमा, ये टर्म आएगी आगे, पेपिलोमा। ये हमारी डेवलप होती है एनलार्जमेंट, म्यूकस, अगर म्यूकस मेम्ब्रेन एनलार्जमेंट हो जाती है तो इसे पेपिलोमा बन जाता है। ये नॉन कैंसरस होता है। फिर है
हमारा ऑर्गन फाइब्रोसिस, तो ये एक्सेस डिपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एक्सेस डिपॉजिट हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं ऑर्गन फाइब्रोसिस। फिर हमारा इसमें बुक में अगर हम देखेंगे तो फाइब्रोमास ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन लाइक पॉलिप्स और पेपिलोमा, ये हमने देख लिया। उसके बाद में इंडिविजुअल ऑर्गन फाइब्रोसिस, अलग अलग ऑर्गन में कड़ापन, ये हमने देख लिया। एक्सेस डिपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, फिर एनी डिजनरेशन इन द कनेक्टिंग टिश्यूज pertaining to interspace of a tissue कैन बी ट्रीटेड बाय दिस मेरिडियन। अगर दो टिश्यूज हैं उनके बीच में खाली स्थान हो गया है, तो उसको अगर जोड़ने वाले ऊतकों में अगर कहीं डिजनरेशन हो रहा है, तो हम उसका जो नुकसान होता है उसको हम फाइब्रोइड डी मेरिडियन से ठीक कर सकते हैं। इस मेरिडियन में हम जानते हैं कि दो कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट होते हैं जो अभी हमने देखे, जिनमें से एक सारे शरीर के फाइब्रोइड्स का कंट्रोलर है और दूसरा सारे शरीर के म्यूकस मेम्ब्रेन के फाइब्रोइड का कंट्रोलर बिटा पॉइंट है। शरीर में आए गांठों के उपचार के लिए अगर कोई भी गांठें आती हैं शरीर में, तो उसके लिए बहुत अच्छे दोनों पॉइंट्स बहुत अच्छे होते हैं। अब फाइब्रोइड डिजनरेशन क्या होता है, ये हमने पढ़ा, दो कोशों के बीच जो संयोजी ऊतकों में जो वृद्धि हो जाती है उसके कारण होने वाला डिजनरेशन को हमारा हम फाइब्रोइड डिजनरेशन कहते हैं। इंटरस्टिशियल डिजनरेशन हमने पढ़ लिया है। अब हम बुक में इसके पॉइंट्स पर आते हैं। इसमें हम जानते हैं 5 पॉइंट होते हैं, 5 पॉइंट छोटी सी मेरिडियन है। तो ये पैरों में होती है, पैरों में वेन्स की प्रॉब्लम्स के लिए ये बहुत अच्छी फाइब्रोइड डिजनरेशन मेरिडियन है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा फाइब्रोइड D1। तो 1 पॉइंट है, तो 1 पॉइंट हम जानते हैं कि डायफ्राम के नीचे के ऑर्गन्स के लिए काम आता है। तो पेट तथा तलपेट में गांठें या कड़ापन, कड़ापन हमने देखा था, कड़ापन होना जैसे कि वो एकदम से स्टेनोसिस हो गया, कड़ापन हो गया, तो उसके लिए ये मेरिडियन बहुत अच्छी है। ये मेजरमेंट पॉइंट है हमारा फाइब्रोइड डिजनरेशन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द एब्डोमेन एंड माइनर पेल्विस के लिए है। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आ सकते हैं, एक्सटर्नल यूरोजेनाइटल ऑर्गन्स, हमारे बाहरी मूत्रांग जननांग आ जाते हैं। वेन्स ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज, पैरों, क्योंकि 1 नंबर है तो पैरों की शिराएं आ जाती हैं। फाइब्रोमा और लिवर, लिवर का अर्बुद हो जाता है। लिवर का अर्बुद किस किस कारण से होता है, ये कुछ टॉक्सिन है आफ्टर कार्बन मोनोऑक्साइड इंटॉक्सिकेशन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के विषाक्त हो जाती है, कोई टॉक्सिन फैल जाते हैं उसके कारण हो सकता है ये। फिर है आफ्टर एन एक्यूट सीवियर एनीमिया, बहुत ज्यादा सीवियर एनीमिया किसी को हो जाता है तो भी लिवर का फाइब्रोमा हो जाता है। फिर ये है ड्यू टू एक्यूट इनसफिशिएंसी ऑफ राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट, मतलब अगर हार्ट के जो राइट वेंट्रिकल है उसमें अगर प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही है, तो भी लिवर का फाइब्रोमा हो सकता है। फिर है फाइब्रोसिस ऑफ पेनक्रिया, पेनक्रिया में फाइब्रोसिस हो सकता है। नेफ्रोसिरोसिस, नेफ्रोसिरोसिस यानी कि नेफ्रो हमारा किडनी से रिलेटेड होता है, तो किडनी में सिरोसिस होने को बोलते हैं नेफ्रोसिरोसिस। फाइब्रोमा ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन में फाइब्रोमा हो सकता है। स्टेनोसिस ऑफ पाइलोरस बाइल डक्ट और यूरेटर बाय स्कार टिश्यूज, मतलब जठर निर्गम का संकुचन, पित्त नली या मूत्र नली का क्षितवर्ण ऊतक के कारण आया संकुचन। इस तरह से ये जो पाइलोरस का में रुकावट आ जाए कहीं पर, या बाइल डक्ट में आ जाए या यूरेटर में आ जाए, तो हम इस मेडिसिन को यूज करते हैं। स्ट्रिक्चर ऑफ यूरेथ्रा, अब इसमें स्ट्रिक्चर आ गया, स्ट्रिक्चर यानी कि बाहर से होना, स्ट्रिक्चर का मतलब होता है एक्सटर्नल नैरोइंग होना, तो यूरेथ्रा में कोई बाहर से कोई रुकावट आ गई हो, सिकुड़न आ गई हो। पॉलीपोसिस ऑफ द इंटेस्टाइन, आंतों में कहीं पॉलिप्स बनना, सॉफ्ट ट्यूमर बन जाना। पेपिलोमास ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, ये पेपिलोमास भी हमने अभी देखे थे। पेपिलोमास क्या होते हैं कि जो हमारे एनलार्जमेंट ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स का एनलार्जमेंट होता है उसे हम पेपिलोमास बोलते हैं। तो ये कैंसरस नहीं होता है, लेकिन ये पेपिलोमास बन जाते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट में। फिर है सिस्ट ऑफ ओवरीज, ओवरीज में सिस्ट हो जाती है। ओवरीन सिस्ट सॉलिड या फ्लूइड फिल्ड सैक होते हैं विद इन और ऑन द सरफेस ऑफ ओवरी, यानी कि ओवरी में सिस्ट होने पर उसमें पानी भर जाता है, एक थैली से हो जाती है उसके अंदर पानी भर जाता है, तो उसके उसके उसको बोलते हैं सिस्ट ऑफ ओवरीज। फिर है सिस्ट ऑफ द किडनी, किडनी में एक सिस्ट बनना। सिस्ट ऑफ द लिवर, लिवर में सिस्ट बनना। और फ्लेबो फाइब्रोमस, यानी कि शिरा में गांठ, ये फाइब्रस टिश्यूज होते हैं जो वेन्स में बन जाते हैं, वेन्स में एक गांठें बन जाती हैं, उसे बोलते हैं फ्लेबो फाइब्रोमा फाइब्रोमास। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फाइब्रोइड D1B, तो ये हमारा फर्स्ट CMP पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये फाइब्रोइड डिजनरेशन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी के लिए है ये फाइब्रोइड D1B पॉइंट। पूरी बॉडी में अगर कहीं पे भी फाइब्रोइड्स हो रहे हैं तो हम दूसरे पॉइंट्स के साथ इस पॉइंट्स को जरूर यूज करेंगे। फिर है इट इंक्लूड्स
बेनाइन फाइब्रॉइड ट्यूमर। तो बेनाइन नॉन कैंसरस होता है, तो ये इसमें सौम्य अर्बुद बन जाते हैं जो नॉन कैंसरस होते हैं। ये सारे के सारे जो इसमें लिखे हुए हैं ये एनलार्जमेंट है, टिश्यू एनलार्जमेंट टिश्यूज हैं जो कि नॉन कैंसरस हैं ये। फिर है एडेनोमास, ये भी एक ट्यूमर होता है। फिर एंजियोमास, ये लाल लाल दाने हो जाते हैं पूरे बॉडी पे। तो इस तरह के जो दाने हो जाते हैं वो भी हम इस बॉडी पर जो दाने कई बार पेट पे बहुत ज्यादा हो जाते हैं और हाथों में हो जाते हैं, कहीं कहीं लाल लाल दाने हो जाते हैं, तो हम इस मेडिसिन से फाइब्रोइड डी पॉइंट से ठीक कर सकते हैं। 2-3 महीने हमें रेगुलर इस पॉइंट को यूज करना पड़ता है, तब वो इसके इलाज सही से हो पाता है। फिर फाइब्रोमास गांठ हो जाती है। फाइब्रो एडेनोमास नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है ये भी। फिर है लिम्फे लिम्फेंजियोमास, ये एक हमारी लिम्फेटिक ग्लैंड जो होती है उसमें ये सूजन आ जाती है। तो शरीर में कहीं पर भी गांठ हो हम इस पर उपचार जरूर देते हैं। तो लिम्फेटिक ग्लैंड के लिए भी ये हमारी है फाइब्रोइड डी भी बहुत अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फाइब्रोइड डी1सी। फाइब्रोइड डी1सी ये भी हमारा सीएमपी सेकंड सीएमपी पॉइंट है। ये हमारा इसके लिए म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए है। फाइब्रोइड डिजनरेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द होल बॉडी, पूरे बॉडी में अगर म्यूकस मेम्ब्रेन में कहीं फाइब्रोइड्स बन रहे हैं तो उसके लिए हम फाइब्रोइड डी1सी पॉइंट यूज करते हैं। इसमें क्या क्या आता है, ये भी बेनाइन पेपिलोमास यानी कि नॉन कैंसरस पेपिलोमास जो होते हैं उसके लिए होता है। पॉलिप्स बन जाते हैं, ये नाक में यूट्रस में स्किन बढ़ जाती है जो उसमें छोटे छोटे स्ट्रोक बन जाते हैं। तो वो नाक में यूट्रस में गुदा में यहाँ पॉलिप्स हो जाते हैं। शरीर में शरीर में झिल्ली मुंह नाक छोटी आंत बड़ी आंत यूट्रस गुदा कहीं पर भी घाव हो जाए गांठ हो जाए या अंकुर हो जाए तो हम फाइब्रोइड डी1सी का उपचार देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फाइब्रोइड डी टू पॉइंट हमारा हमारे डायफ्राम से ऊपर नेक से नीचे तक का ऑर्गन्स के लिए है। तो ये हमारा मेजरमेंट पॉइंट है फाइब्रोइड डिजनरेशन। इसमें डिपॉजिशन कहाँ होगा, ऑर्गन ऑफ चेस्ट एंड नेक ऑफ द ममाज, ये ब्रेस्ट में कहीं ना कहीं डिजनरेशन होने लगेगा। तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, ये क्या क्या ट्रीट करती है, स्टेनोसिस ऑफ इसोफेगस, अगर इसोफेगस में कहीं रुकावट आ जाए, स्टेनोसिस ऑफ हार्ट वाल में उनका संकुचन होने लग जाए, वो सिकुड़ जाए, फाइब्रोमा एडिनोमा और सिस्ट ऑफ द मामा ब्रेस्ट यानी कि ग्रंथि अर्बुद, सिस्ट इसमें ब्रेस्ट में कहीं अर्बुद बनना, कहीं पे सिस्ट हो जाना, सिस्ट ऑफ द थायराइड ग्लैंड में सिस्ट बनना, थैली बन जाती है उसमें पानी भर जाता है। तो उसके लिए हम फाइब्रोइड डी2 पॉइंट को यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लास्ट पॉइंट फाइब्रोइड डी3। तो ये हमारा गर्दन से ऊपर तक के लिए है क्योंकि 13 नंबर पॉइंट है। तो ये हमारा मेजरमेंट पॉइंट है फाइब्रोइड डिजनरेशन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ हेड, सर के लिए। फिर इसमें आता है म्यूकस मेम्ब्रेन इन द रीजन ऑफ माउथ नोज मिडिल ईयर एंड थ्रोट, यानी मुंह नाक बीच के कान गले, यहाँ पर अगर कहीं पर म्यूकस मेम्ब्रेन बन जाती है तो उसके लिए हम फाइब्रोइड डी3 को यूज करते हैं। बोन्स ऑफ द फेस एंड स्कल, ऊपर का है इसलिए फेस में और स्कल में ये काम करेगा। इसमें हम यहाँ पे क्या क्या डायग्नोस कर सकते हैं, ऑस्टियोफाइब्रोसिस एट द जॉ बोन्स, जबड़े की हड्डियों में अगर ऑस्टियोफाइब्रोसिस हो जाए तो उसके लिए ट्रीट कर सकते हैं। फाइब्रोमा ऑफ द नेसल फेरेंजियल रीजन, हमारे नाक की जो फेरेंजियल रीजन होता है उसमें अगर फाइब्रोमास बन जाए कहीं पर तो उसके लिए हम ट्रीट कर सकते हैं। पॉलीपोसिस नेसाई, नाक में मांसाकुर नाक में पॉलिप्स हो जाते हैं, तो मतलब एक स्किन बढ़ जाती है और उसमें स्टॉक सा बन जाता है, तो उसके लिए ट्रीट कर सकते हैं। पेपिलोमास ऑफ द माउथ, मुंह में भी इसी तरह के पेपिलोमास हो जाते हैं जो कि नॉन कैंसरस होते हैं। पेपिलोमा भी सेम ही होता है, वो भी एनलार्जमेंट ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। और पॉलिप्स होते हैं वो स्किन बढ़ जाती है, उसमें एक स्टॉक सा बाहर निकल जाता है। तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन दोनों नॉन कैंसरस होते हैं। फिर है पॉलिप्स ऑफ द ईयर, कान में भी पॉलिप्स हो जाना। तो इस तरह से कहीं पे भी पॉलिप्स हो जाए, कहीं पे भी डिजनरेशन होता है, इस तरह का डिजनरेशन होता है तो हम फाइब्रोइड डिजनरेशन मेडिसिन को यूज करके ट्रीट कर सकते हैं। तो इस मेडिसिन के बाद हम आते हैं फैट डिजनरेशन मेडिसिन, चैप्टर नंबर हमारा 11 है। फैट डिजनरेशन मेरिडियन, फैट डिजनरेशन मेरिडियन या इसको फैट डी मेरिडियन भी बोलते हैं, वसा अपजनन प्रवाह पथ। इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि क्या
कैसे काम करती है फैट टिश्यू मेरिडियन? ये फैट फैट हमारा किससे मिलता है? हमको फूड से मिलता है। फूड जब हम खाना खाते हैं तो उसमें मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बनते हैं हमको। तो फूड से हमको क्या क्या मिलता है? प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स, ये हम सब जानते हैं। तो प्रोटीन हमारा किस काम आता है? बिल्डिंग ऑफ द बॉडी, बॉडी को बिल्ड करने में, ग्रोथ के लिए काम आता है। फैट, जो फैट होता है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एनर्जी रिजर्वायर होता है, वो एनर्जी रिजर्व के लिए, फ्यूचर के लिए, अगर हमने कभी भूखे रहे, कभी खाना नहीं खाया, तो वो एनर्जी हमें लिवर उसको कलेक्ट कर लेता है और वो उस टाइम उसको हमें हमें एनर्जी दे देता है। तो ये वॉल्स के कंस्ट्रक्शन के लिए भी, जैसे दीवार अगर कहीं की दीवार खराब हो रही है, कुछ हो रही है, उसके कंस्ट्रक्शन के लिए भी फैट काम आता है। फिर तीसरा हमारा है कार्बोहाइड्रेट। ये इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए, जैसे कि एग्जांपल है इसका ग्लूकोज। तो ये तीन हमें फूड से मिलते हैं। तो फैट हमारी बॉडी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। ये अगर प्रैक्टिकली हम सोचें तो सब कहते हैं फैट कम लेना चाहिए, लेकिन हमें हमारी बॉडी में ब्रेन को सबसे ज्यादा फैट चाहिए होता है। ब्रेन को 60% फैट, जितना हम फैट लेना चाहिए हमें, तो 60% जो फैट होता है वो ब्रेन यूज करता है। लेकिन अगर उससे भी ज्यादा हुआ, मतलब फैट जरूरी है लेकिन एक्सेस में, अति हर चीज की बुरी है, अगर उससे भी ज्यादा फैट हुआ तो ये हमें डिजीज कहलाएगी। तो इसलिए हमें अगर फिर उस तब हमें हम इस मेरिडियन को यूज करते हैं। तो ये हमारा जो मेरिडियन है, ये ऑर्गन्स को ट्रीट करती है और टिश्यू सिस्टम को ट्रीट करती है। अब हम बुक में से देख लेते हैं। इसे फैट टिश्यू मेरिडियन भी कहते हैं। ये मेरिडियन पैर के 4 टोस के नाखून के पास टिबियल साइड से प्रारंभ होकर पांव के डोर्सन तक जाती है। तो इसका हम लोकेशन देख लेते हैं। जी, तो ये हमारी फोटो में टिबियल साइड में सिर्फ इसमें हमारे 4 पॉइंट है। छोटी सी मेरिडियन है। फैट D1, ये हमारा वात जॉइंट के ऊपर जो डिप्रेशन आ रहा है वहां पर आ रहा है। तो सेकंड पॉइंट है, इनमें हम मेथी लगा के यूज कर सकते हैं। सेकंड, हमारा जो पित्त जॉइंट है उसके ऊपर जो डिप्रेशन आ रहा है वहां आ रहा है फैट D1B, ये CMP पॉइंट है हमारा। फिर कफ जॉइंट के ऊपर फैट D2, यहाँ पे हमें ड्राई मटर का दाना लगाना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फैट फैट D3, तो यहाँ पे भी हम सूखा मटर का दाना लगा सकते हैं। तो ये फिबुला साइट, ये हमारा टिबियल साइट है, ये वाली इसकी लोकेशन। तो ये हमारी फैट डिजनरेशन के 4 पॉइंट हैं। अब हम देखते हैं फैट डिजनरेशन वेसल ट्रीट्स फैटी इनफिल्ट्रेशन ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ एनी ऑर्गन। या तो ऑर्गन को ट्रीट करती है या ये टिश्यू सिस्टम को। तो ऑर्गन्स में हमारे क्या क्या आ सकते हैं? लिवर, किडनी और हार्ट और ब्रेन, ये 4 चीजें आ सकती हैं। तो फैटी लिवर हम देखते हैं पहले। फैटी लिवर या हेपेटिटिक स्टेनोसिस बोलते हैं इसको, स्टेटोसिस। तो एग्जाम्पल जैसे कि या तो एक्सेस फैट प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर फैट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसे बॉडी यूज ही नहीं कर रही है। तो या तो मोटापा होगा या हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, PCOD हो सकता है, हाई कोलेस्ट्रॉल हो जा सकता है। ये कॉमन एग्जांपल्स होते हैं लिवर, फैटी लिवर के। इसके सिम्टम्स होंगे आलस आना, नौजिया होना और लिवर में पेन, लिवर के एरिया में पेन होना। ये फैटी लिवर के एग्जांपल्स हैं। अब है फैटी हार्ट। मायोकार्डियम में वसा अपजनन होकर सूजन या जलन होना। तो हार्ट में फैट डिपोजिशन नहीं, हार्ट में अगर फैट डिपोजिशन होता है तो वॉल्व जो होते हैं वो बहुत ज्यादा थिक हो जाते हैं। तब हम बहुत ज्यादा उसकी वॉल जो होती है वो थिक हो जाती है, तो उसे हम फैटी हार्ट कहेंगे। हार्ट में फैट डिपोजिशन के कारण हम इस पेरेंट को यूज करते हैं। वो एरिया जहाँ पे फैट डिपोजिशन होता है वहां उसे मायोकार्डियम कहते हैं। तो मायोकार्डियम में फैट डिपोजिशन होता है, वहां पर इसके कारण सूजन या जलन होने लग जाती है। फिर है फैटी जॉ बोन। जॉ बोन में भी हमारे जॉ बोन होती है, वहां पर भी फैट डिपॉजिट हो सकता है। तो अपर जॉ जिसको कि हम मैक्सिला बोलते हैं और लोअर जॉ जिसको कि हम मैंडिबल बोलते हैं, तो वहां पर हमारा फैट डिपोजिशन हो सकता है। फिर है फैटी ब्रेन। ब्रेन में ऑलरेडी 60% फैट है, हमने अभी देखा था। तो एक्सेस अगर फैट डिपोजिशन होगा तो वो भी खतरा होगा और उसमें सूजन भी आ सकती है, जलन हो सकती है, तो उसे हम फैटी ब्रेन कहेंगे। तो ये 4 पॉइंट हमने देखे जो हमारे ऑर्गन से रिलेटेड थे। अब है दिस मेडिसिन आल्सो ट्रीट्स फैटी इनफिल्ट्रेशन ऑफ एनी सॉर्ट इनटू एनी टिश्यू सिस्टम सच एज, टिश्यू सिस्टम के लिए भी ये काम आती है। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं आर्टीरियल स्क्लेरोसिस। कल भी हमने एलर्जी डिजनरेशन मेरिडियन हमारी सुधा मैम ने पढ़ाया था हमको।
तो आर्टेरियल स्क्लेरोसिस हमने देखा था। स्क्लेरोसिस यानी कि हार्डनिंग, सर ने बताया था हार्डनिंग, उसको या रुकावट आ जाए या हार्डनिंग हो जाए। तो आर्टेरियल आर्टरीज में अगर रुकावट हो जाता है तो उसे बोलते हैं। तो उसके लिए हम आर्टेरियल स्क्लेरोसिस अगर होती है तो एडी मेडिसिन के साथ साथ हम फैट डी मेडिसिन को भी यूज करेंगे, तो इसके लिए भी ये मेडिसिन काम आती है। तो इसमें आर्थ्रोस्क्लेरोसिस हो जाता है, हार्डनिंग हो जाती है, हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स होती हैं वो हार्ड हो जाती हैं। तो जब ब्लड वेसल्स हार्ड हो जाएंगी तो जो बीपी होगा वो हाई हो जाएगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर में रुकावट आएगी तो बीपी हाई हो जाएगा। तो ये एक तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। सेकंड है सेरेब्रल स्क्लेरोसिस, या फिर इसे स्काइलस डिजीज भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्टेड होता है, क्योंकि सेरेब्रल स्क्लेरोसिस ब्रेन से रिलेटेड है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसमें अफेक्टेड होता है। रेयर डिजीज होती है, इतनी आसानी से सबको नहीं होती है, और इसमें मल्टीपल बहुत सारे स्क्लेरोसिस हो सकते हैं। तो चाइल्डहुड में भी हो सकते हैं और यंग एज में भी हो सकती है ये। फिर नेक्स्ट है हमारा कोरोनरी वेसल्स स्क्लेरोसिस। इसे हम शॉर्ट में कहेंगे CVS, CAD, CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसको कहेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी कह सकते हैं और कोरोनरी वेसल स्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। तो ये हमारा आर्टरी जो कि हमारे हार्ट को सप्लाई करती है, कोरोनरी आर्टरी जो वो होती है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, वो इफेक्टेड होती है। इसमें आर्टरी आर्टरी स्क्लेरोसिस हो जाता है, यानी कि ब्लड वेसल जो होती है, वो वाली ब्लड वेसल होती है वो हार्ड हो जाती है, तो वो कहीं ना कहीं रुकावट उसमें आ जाती है। नेक्स्ट है हमारा लिपॉइड नेफ्रोसिस, यानी कि इसमें किडनी के रोग होते हैं जहाँ पे किडनी में ऊर्जा और कार्यक्षमता घट जाती है। तो लिपॉइड नेफ्रोसिस और मिनिमल चेंज डिजीज बोलते हैं इसको, जहाँ पे किडनी इफेक्टेड होती है, ग्लोमेरुलस इफेक्टेड होता है, फैट डिपोजिशन हमारे ग्लोमेरुलस में हो जाता है। ये हाई पावर माइक्रोस्कोप से ही दिखता है, ऐसे ही दिखता नहीं है। फिर है हमारा व्हाट इज फैट डिजनरेशन। फैट डिजनरेशन क्या होता है, तो ये हमने अभी देखा था, एवरी सेल कंटेन्स वेरिएबल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ये भी हमने देखा था। एट टाइम्स फैट में बी accumulated more than its capacity because of a local breakdown of mito, mitochondrial metabolism of fat produced by a disruption of concerning enzymes। यानी कि अगर पाचक उसकी कमी हो गई है, कहीं उसके कारण कहीं प्रॉब्लम हो रही है, तो जो फैट होता है वो जितनी जरूरत होती है उससे ज्यादा डिपॉजिट होने लग जाता है। तो ये इसे ही फैट डिपॉजिट कहते हैं, तो उसके कारण फैट डिजनरेशन होने लग जाता है। इट मे बी कॉज्ड बाय सम इंजुरीज इन्फ्लुएंस। इट इज कॉमनली सीन इन लिवर, किडनी एंड मायोकार्डियम। ये भी हमने देखा था, लिवर, किडनी और मायोकार्डियम में ये कॉमनली देखा जा सकता है। इट इज नॉर्मली कॉज्ड बाय, इसमें कुछ टॉक्सिन्स होते हैं जैसे पॉइजन, इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक पॉइजन विच आर नॉन बैक्टीरियल एंड इनऑर्गेनिक पॉइजन विच आर बैक्टीरियल, जो कि कुछ तो बैक्टीरियल होते हैं, कुछ नॉन बैक्टीरियल होते हैं पॉइजन्स। फिर एनोक्सिया, रक्त में ऑक्सीजन की कमी। एनीमिया, हम एनीमिया जानते हैं, कॉज बाय हाइपोक्सिया, ये ऑक्सीजन की कमी से हो जाता है, हाइपोक्सिया हाइपोक्सिया, और स्टेगनेटेड हाइपोक्सिया और एनीमिक हाइपोक्सिया। तो ये सारी ऑक्सीजन की कमी से या ब्लड की कमी से एनीमिया हो जाता है, तो उसके कारण भी फैट डिजनरेशन होने लगता है। स्पेशल नोट में है, इन फैटी डिजनरेशन द फॉलोइंग पैथोलॉजिकल चेंज में एग्जिस्ट। क्या क्या हो सकता है इसमें, फैटी डिजनरेशन ऑफ कार्डियक मसल। कार्डियक मसल जो हमने अभी देखा था, हार्ट की पेशियों में अगर वसा जम रही है, फैट डिपॉजिट हो रहा है, तो उसके कारण वो डिजनरेशन होगा। एज कॉज बाय फास्फोरिक और एसर्निक इंटॉक्सिकेशन, ये कुछ हमारे केमिकल रिएक्शंस हैं, तो उसके कारण ये टॉक्सिन्स हैं, उसके कारण हो सकता है। इन एंटो एंटोइनटॉक्सिकेशन, इसमें भी ये कहीं ना कहीं ये भी कोई टॉक्सिन्स हैं। और डिप्थेरिया, ये गले का रोग होता है। एनीमिक इन्फ्रेक्ट्स, ये एनीमिया के कारण हो सकता है। बाय कजन ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज, तो अगर कोरोनरी आर्टरी में अवरोध होता है जो हमने देखा था, उसके कारण हो सकता है। ऑल अबव इंस्टेंस ऑफ फैटी डिजनरेशन may be diagnosed with only small drop of MP। MP यानी कि सर आपने MP का मतलब मेल्टिंग पॉइंट बताया था ना, हम्म। एमपी का मतलब इसमें मेल्टिंग पॉइंट बताया था ना आपने मुझे एक बार। इन केस ऑफ लास्ट ड्रॉप ऑफ एमपी, जी सर, क्या बताया था हमने? मेल्टिंग पॉइंट, ये फैट का मेल्टिंग पॉइंट होता है कुछ। हो सकता है, मैं बस याद नहीं आ रहा है। हाँ सर, आपने मैंने लिखा है शायद मेल्टिंग पॉइंट बताया था। चलो। इन केस ऑफ लार्ज ड्रॉप ऑफ एमपी और फैटी डिजनरेशन, इट मे बी या तो फैटी डिजनरेशन इन द एकिनस, कोष्ठकों में फैटी डिजनरेशन हो सकता है,
या फिर पेरिफेरल लिवर सेल ड्यू टू इंटेस्टाइन ट्यूबरक्लोसिस, आंतों की टीबी हो सकती है, या फिर फॉस्फोरिक पॉइजनिंग, एक्यूट मशरूम पॉइजनिंग। ये सब कहीं ना कहीं किसी फंगस से, किसी टॉक्सिन से, किसी केमिकल से टॉक्सिन्स हो सकते हैं। स्मॉल ड्रॉप इन एमपी ऑफ फैटी डिजनरेशन, इट मे बी फैटी डिजनरेशन इन द सेंटर ऑफ द लिवर लोबली ड्यू टू क्रॉनिक एनीमिया। अगर क्रॉनिक एनीमिया होता है तो लिवर के खंड में ये हमारा फैटी डिजनरेशन होने लगता है। फाइन ड्रॉप इन एमपी ऑफ फैटी डिजनरेशन, इट मे बी फैटी डिजनरेशन इन एपिथेलिया, इन हाइपो एक्सीमिया, धमनियों के रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। क्रॉनिक एनीमिया किसी को हो तो टॉक्सिक डैमेज ऑफ द एपिथेलिया, तो ये भी टॉक्सिन्स अगर के कारण डैमेज होता है तो ये फैटी डिजनरेशन होने लगता है। अब है व्हाट इज लाइपोमेटोसिस। लाइपोमेटोसिस क्या होता है? लाइपोमेटोसिस का एक सिंपल में मतलब अगर हम समझें तो ये है कि एक्सेस फैट इन बॉडी। सिंपल सा एक मतलब है कि बॉडी में अगर एक्सेस फैट जमा हो जाए, या फिर इसका दूसरा नाम हम मेडलम डिजीज भी बोलते हैं, मेडलम डिजीज इसको बोलते हैं। तो इसमें बॉडी के मिडिल पार्ट में फैट जमा हो जाता है, यानी कि मोटे व्यक्ति में, यानी कि ये हमारी जो टमी होती है उस एरिया में अगर फैट जमा होता है तो उसको लाइपोमेटोसिस बोलते हैं। इसे हम पढ़ लेते हैं। Lipomatosis means an organ-related adiposity which is characterized by fat structure of the parenchymatous tissue. It is found in general obesity. तो obesity के कारण होता है, मोटापे के कारण। इसमें वसा अर्बुद बनने लगते हैं। वसा अर्बुद का लाइपोमेटोसिस का अर्थ होता है शरीर के अंगों में चर्बी या चिकनाई बढ़ना। तो ये इसका सिंपल सा अर्थ है, कहीं चर्बी या चिकनाई बढ़ना, तो व्यक्ति इससे मोटा होने लगता है। नेचुरल फैट प्लाज्मा एक महत्वपूर्ण तत्व है। ट्राइग्लिसराइड्स एंड फैटी एसिड्स आर नेचुरल फैट्स। ये नेचुरल फैट्स होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं। इनको शरीर की विशेष कोशिकाओं में संग्रह किया जाता है। इन विशेष कोशिकाओं को हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं। असामान्य स्थिति में नेचुरल फैट का जमाव सामान्य कोशिकाओं के पास होने लगता है। इससे इन सामान्य कोशिकाओं की कार्यप्रणाली असंतुलित हो जाती है। जब इनका नेचुरल फैट का जमाव सामान्य कोशिकाओं के पास होने लगता है तो उनकी जो फंक्शनल एक्टिविटी है वो खराब होने लग जाती है। तो इसके कारण क्या होता है कि सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। फिर बाहरी तरह से फास्फोरस, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड का पहुंचना होता है। इसमें हमारा लिवर, किडनी और हार्ट रोगों के साथ फैटी डिजेनरेशन पाया जाता है। फिर है हाइलो हाइलिनोसिस। हाइलिनोसिस का सिंपल सा मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज इनटू होमोजीनियस सेम नेचर के मास में उसका टिश्यूज का ट्रांसफॉर्मेशन होना। ये इसका सिंपल सा मतलब। शरीर के अंगों का क्षय, परिगलन या क्षय, इसमें स्फटिक बनने लगते हैं। फिर है लाइपोइडोसिस। लाइपोइडोसिस का मतलब है डिसऑर्डर ऑफ फैट मेटाबॉलिज्म लीडिंग टू डिपोजिशन ऑफ फैट इन ऑर्गन्स। यानी कि अगर फैट मेटाबॉलिज्म अगर डिसऑर्डर होगा, फैट का जो पाचन है वो उसका बिगड़ने लगेगा फंक्शन, तो उससे क्या होगा कि जो ऑर्गन्स में फैट जमा होने लगेगा, जैसे कि फैटी लिवर होता है। तो ये लाइपोडिसिस हो गया। फिर है प्रेस्क्राइब फैट सॉल्युबल विटामिन। इसके लिए इन्होंने फैट सॉल्युबल विटामिन प्रेस्क्राइब किए हैं कि विटामिन ए, डी, ई एंड के ये हमें लेने चाहिए इस फैट डिजनरेशन के लिए। अब हम हमारी बुक में आते हैं, इसके पॉइंट्स पर आते हैं, फैट डिजनरेशन के पॉइंट्स पर हम आते हैं। फैट डी वन, तो हम जानते हैं वन पॉइंट हमारा डायग्राम के नीचे है, शेडेड पॉइंट है सारे। तो ये हम सबसे पहला पॉइंट है हमारा फैट डी वन। फैट डिजनरेशन इन ऑर्गन्स एंड वेसल्स। ये हमारे वेसल्स में और ऑर्गन्स में फैट डिजनरेशन होने लगता है। कहाँ कहाँ होता है? एब्डोमेन, स्मॉल पेल्विस, लोअर एक्सट्रीमिटीज यानी पैरों में, इसमें लिवर, स्प्लीन, पैनक्रियास, ये सारी चीजें आ गई। फिर है इसमें फैटी लिवर, लाइपोइड नेफ्रोसिस। नेफ्रोसिस ये हमारा ग्लोमेरुलस इसमें अफेक्टेड होता है। लाइपोमेटोसिस ऑफ पैनक्रियास का लाइपोमेटोसिस, तो ये पैनक्रिया में डिजनरेशन होना। फिर है फैट डी वन बी। फैट डी वन बी ये ज्यादातर हमारा वन बी पॉइंट होता है, वो सीएमपी पॉइंट होता है, ये हमने जाना था। तो सीएमपी ये हमारा फैटी डिजनरेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड वेसल्स ऑफ द होल बॉडी, पूरी बॉडी के लिए है। तो इस पॉइंट को तो हमें यूज करना ही है, चाहे कहीं पर भी डिजनरेशन हो, फैट डिजनरेशन हो। फिर स्पेशल नोट में लिखा है दिस पॉइंट गिव्स हिंट डायग्नोसिस एट वंस। अगर इसमें उपचार देते हैं तो शरीर में वसा अपजनन की स्थिति का भी हमें पता लग सकता है। फिर है फैट डी टू। फैट डी टू पॉइंट
नेचुरली है कि हम डायफ्राम के ऊपर का पॉइंट है। तो ये हमारा फैटी डिजेनरेशन इन ऑर्गन्स एंड वेसल्स ऑफ चेस्ट और आर्म्स भी इसमें आ जाती हैं बीच के पोर्शन में। तो आर्म्स और चेस्ट में अगर फैटी डिजेनरेशन होता है तो हम फैटी 2 पॉइंट को यूज करते हैं। इसमें फैटी डिजेनरेशन ऑफ हार्ट आता है, और इसमें फैटी डिजेनरेशन ऑफ हार्ट मसल्स एंड कार्डियक मसल्स ये आ जाती हैं। इसके अलावा फैटी डिजेनरेशन ऑफ कोरोनरी वेसल्स, जो हमने अभी पढ़ी थी, कोरोनरी जो हमारी हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, वो कोरोनरी वेसल्स का डिजेनरेशन। फैटी डिजेनरेशन ऑफ आर्टरीज, फैटी डिजेनरेशन ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी, हाथों बाहों कंधों, यहाँ पर फैट डिजेनरेशन होना। फिर फैटी डिजेनरेशन ऑफ एओर्टा। तो इसमें हमारे मिडिल पार्ट सारे आ गए। फिर नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है हमारा फैट D3। ये हमारा सर से ऊपर के हेड के लिए है, स्कल के लिए। फैटी डिजेनरेशन है ऑर्गन्स एंड वेसल्स ऑफ स्कल। इसमें ऑर्गन्स और वेसल हमारी ऊपर की आ गई। इसमें हमारा सेरेब्रल स्क्लेरोसिस, सेरेब्रल यानी कि ऊपर का आ गया। फिर है सेरेब्रो मलेशिया। इसमें सेरेब्रम बहुत ज्यादा मुलायम पड़ जाता है, क्योंकि ब्रेन से रिलेटेड है, तो सेरेब्रम बहुत ज्यादा सॉफ्ट सा हो जाता है इसके अंदर। फैटी डिजेनरेशन ऑफ जॉ बोन का भी हमने देखा था, ये फैटी डिजेनरेशन हो सकता है। फैटी डिजेनरेशन ऑफ ब्रेन वेसल, ब्रेन को जो वेसल्स जा रही हैं, उसके लिए जो ब्लड वेसल जा रही हैं, उसको ब्लड की आपूर्ति जो कर रही हैं, वहां पे भी फैट डिजेनरेशन हो सकता है। तो इन्होंने अलग अलग ट्रीटमेंट बताया, पॉइंट तो है ही, उसके साथ साथ में जैसे फैटी लिवर हो जाता है तो पीएन4 को यूज करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के 1A, फैट के D1 ये हम यूज करेंगे फैटी लिवर के लिए, और फैट D1 भी जो हमारा CMP पॉइंट है। तो ये 4 पॉइंट है, अगर फैटी लिवर हो जाता है तो हम चारों पॉइंट को यूज करके सेलेक्ट करेंगे हम इनको, तो हम इनको यूज करके ट्रीट कर सकते हैं। फैटी हार्ट अगर होता है तो उसके लिए हम PN4 को लेंगे, SI1A को, ये जो दोनों में है। फिर फैट D2 जो कि हार्ट है बीच का आ गया, तो फैट D2 लेंगे, और फैट D1A। तो ये 4 पॉइंट यूज करके हम ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फैटी ब्रेन के लिए हम PN4 SI1A, ये दोनों तीनों में ये दोनों पॉइंट आ रहे हैं। फिर फैट D3 ये ऊपर के लिए आ गया, हेड के लिए आ गया ये पॉइंट हमारा। फिर फैट D1A और ND, इसमें ND का भी एक पॉइंट हमारा, जो ND1C, ये मेनाइंस सराउंडिंग द ब्रेन, जो ब्रेन के चारों तरफ जो घिरा हुआ एरिया है उसके लिए है ND1C। फिर है TW19, ये हमारा मेजरमेंट पॉइंट है मेनिंजेस के लिए, ब्रेन के लिए। फिर ND3A, ND4, ये हम जब एंडी मेरिडियन पढ़ेंगे तब भी हम इसको देखेंगे। ये भी इसके लिए बहुत, क्योंकि हमारा ब्रेन है तो ब्रेन के लिए हमें स्पेशल ट्रीटमेंट देना होगा। फिर स्टेनोसिस ऑफ हार्ट वॉल, अगर हार्ट वॉल में स्टेनोसिस होता है तो उसके लिए हम फाइब्रेट D2A और फाइब्रेट D1A, ये 3 पॉइंट हम यूज करेंगे। अगर अब इसमें पल्मोनरी स्टेनोसिस होता है तो हम उसमें H9 को राइट में ऐड कर देंगे। एओर्टिक स्टेनोसिस होता है तो हम जानते हैं H9 लेफ्ट में ऐड कर देंगे। मिट्रल स्टेनोसिस होता है H8 लेफ्ट में ऐड कर देंगे। और ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस होता है, जो हमारे 4 वॉल्व है उसमें अगर अलग अलग होता है तो ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस के लिए हम H8 राइट में ऐड कर देंगे। तो इस तरह से ही हमारी फैट डिजेनरेशन मेरिडियन बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरिडियन है, कि जो फैट को कंट्रोल करती है। कहीं पे भी फैट जमा हो जाए, आजकल फैट के लिए हर सब लोग परेशान है, फैट जमा हो रहा है, तो हम इसको यूज करके हमारा डिजेनरेशन को रोक सकते हैं। सर हो गया, थैंक यू सो मच। मैम अगर इस जगह पर डेली प्रेशर दें किसी जिम या प्रोप से तो भी वो होगा ना, फैट कम होगा ना हाँ हाँ मैम होगा, मसाज कर? ये असर करते हैं। हाँ मैम, ये फैट वाले, जैसे किसी को टमी साइड में है तो हम दाना मेथी का दाना भी लगा देंगे ना, और या फिर मसाज करते हैं तो असर होगा मैम उस पर। ठीक है मैम। हम्म। बहुत बढ़िया। देखिए हम लोगों को समझ में आया, दोनों मेरिडियन हो गई। तो सेमेस्टर 3 वाला जो है चाइनीज वाला, वो एक्सरसाइज 3 खत्म हो गई पूरी। अब हमारा एक्सरसाइज 4 में कुछ बाकी रह गया है, वो भी हम लोग कई हो गए हैं लेकिन थोड़ा सा बाकी है, तो वो हम लोग करेंगे। और हम लोग खेमका सर को याद करते हैं कि उनकी ऊर्जा और उसकी शक्ति को हम लोग अपने अंदर ग्रहण करें, और उसके बाद फिर उसको ट्रांसफर भी जरूर करें, सो दैट कि पीड़ित मानवता को कल्याण हो और उनका सपना पूरा हो। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग इसको वीडियो को बंद करते हैं। थैंक यू सर।